आज का हम न्यू कंसेप्ट लेके आए हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। ठीक, व्हाट इज फॉरफीचर, क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रहेगा फॉरफीचर का, वो आज हम देखेंगे। जैसे फॉरफीचर मींस कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स, वो शेयर होल्डर के शेयर्स कैंसिल करो जिसने डिफॉल्ट किया। जरूरी नहीं है कि डिफॉल्ट हुआ यानी कंपनी उसके शेयर्स कैंसिल ही करेगी। बार बार लेटर्स देने के बाद, बार बार डिमांड नोटिस भेजने के बाद भी अगर शेयर होल्डर पैसे पे नहीं करता है, पेमेंट नहीं करता है, तो उसके शेयर्स को कैंसिल करना कंपनी के पास राइट होता है। तो वो शेयर होल्डर्स के अकाउंट कैंसिल किए जाते हैं जिसने डिफॉल्ट किया, ठीक, पेमेंट नहीं किया। इसको अकाउंटिंग में टर्म दी जाती है फॉरफीचर। फॉरफीचर मींस कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स। तो ये कैंसिलेशन की भी हमें एंट्री पास करनी पड़ती है। जो शेयर होल्डर डिफॉल्ट करेगा वो शेयर होल्डर का अकाउंट बुक्स ऑफ अकाउंट में से मुझे कैंसिल करना पड़ेगा। तो आज हम देखेंगे कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होती है फॉर फॉरफीचर ऑफ शेयर्स और फॉर कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स। ठीक, तो सबसे पहले जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया है वो क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं तो आपको दिया है महेंद्र कंपनी लिमिटेड इशूड, अंडरलाइन इशूड, महेंद्र कंपनी इशू कर रही है 50,000 इक्विटी शेयर्स। 50,000 इक्विटी शेयर्स यानी महेंद्र कंपनी ने पब्लिक को डिमांड किया कि हमारे शेयर्स परचेस करो। आप कहां तक परचेस कर सकते हैं? 50,000 शेयर्स तक आप शेयर्स परचेस कर सकते हैं ऑफ ₹100 ईच। एक शेयर के अगेंस्ट आपको 100 रुपीज देने पड़ेंगे, यानी अगर मैं 2 शेयर्स परचेस करती हूँ तो मुझे 200 रुपीज कंपनी को देने पड़ेंगे। बट ये 100 रुपीज सबको मालूम है कंपनी कभी भी एक साथ नहीं लेती, पार्ट में लेती है। क्या है वो पार्टीशन आपको आगे दिया है, पेएबल एज फॉलोज। एप्लीकेशन 25 यानी 100 में से 25 रुपीज एप्लीकेशन इस स्टेज पे हम शेयर होल्डर से रिकवर करेंगे। अलॉटमेंट इस स्टेज पे 30 रुपीज फर्स्ट कॉल, 25 रुपीज सेकेंड कॉल, 20 रुपीज। हमेशा ये आदत डालो कि जो हम स्टेज वाइज अमाउंट रिकवर कर रहे हैं इसकी टोटल फेस वैल्यू इतनी है, फेस वैल्यू से ज्यादा है या फेस वैल्यू से कम है। यानी हमको डिसीजन लेना है वेदर शेयर इशूड एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। तो इसके लिए हमको क्या करना है, जो स्टेजेस दी है वो स्टेजेस का टोटल लेना पड़ेगा। एप्लीकेशन 25, अलॉटमेंट 30 बन गया 55 प्लस 25 बन गया 80 प्लस सेकेंड कॉल 20, यानी पार्ट में जो अमाउंट रिकवर हो रही है फ्रॉम शेयर होल्डर्स वो 100 रुपीज ही हो रही है। यानी महेंद्र कंपनी ने शेयर्स इशू किए हैं एट पार। 100 का शेयर होल्डर को 100 रुपीज में ही बेचा जा रहा है, बट ये 100 रुपीज हम स्टेज वाइज रिकवर करेंगे। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, डन। आगे बढ़ते हैं। तो कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 48,000 शेयर्स। कंपनी ने डिमांड किया 50 के लिए, बट पब्लिक से जो एप्लीकेशंस आए, किसी ने 10, किसी ने 5, किसी ने 100, किसी ने 200, जो एप्लीकेशंस कंपनी को मिले वो 48,000 ही मिले। यानी मुझे यहाँ डिसीजन लेना है कि ये कौन सा सब्सक्रिप्शन हुआ, वेदर इट इज फुल, वेदर इट इज ओवर और वेदर इट इज अंडर सब्सक्रिप्शन। ये स्टेज है अंडर सब्सक्रिप्शन की, क्योंकि डिमांड 50 के लिए किया बट एप्लीकेशन ही कम आए यानी हुआ अंडर सब्सक्रिप्शन। तो जितने भी एप्लीकेशंस आए हम सबको अलॉट कर सकते हैं ना, क्योंकि हमें परमिशन 50 की है बट हमें मिले ही 48, तो हम सबको अलॉट कर सकते हैं। तो मुझे एप्लीकेशन मनी मिलेगा 48,000 पे, अलॉटमेंट मनी मिलेगा 48,000 पे, फर्स्ट कॉल 48, सेकेंड कॉल 48। तो हमें सारे कैलकुलेशंस 48,000 पे रिकॉर्ड करने पड़ेंगे क्योंकि कम मिले।
तो रिमेनिंग 2000 एप्लीकेशंस कंपनी बाद में भी इशू कर सकती है और पब्लिक से उसके अगेंस्ट अमाउंट ले सकती है। बट ये 2000 एप्लीकेशंस कंपनी ने कब इशू किए हमें नहीं मालूम। हमें इतना दिया है कि अभी कितने एप्लीकेशंस रिसीव हुए 48, तो हमें सारे कैलकुलेशन शुरू करने पड़ेंगे ऑन 48,000 शेयर्स। ये सबको समझा था, इसमें किसी को भी डाउट नहीं था, तो मैं इसके ऊपर और डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं देती हूँ, हम आगे बढ़ते हैं। आगे आपको क्या दिया है, द डायरेक्टर्स all the applications were accepted and shares were allotted। सारे applications कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिए और सबको शेयर्स अलॉट कर लिए क्योंकि ये अंडर सब्सक्रिप्शन था। Then the directors made both the calls। सब एप्लीकेशन बनी तो सब शेयर होल्डर देंगे, अलॉटमेंट का भी पैसा मिल गया। डायरेक्टर्स मेड बोथ द कॉल्स, दोनों कॉल का भी रिमाइंडर भेज दिया। वन शेयर होल्डर मिस्टर करण होल्डिंग 400 शेयर्स, होल्डिंग 400 शेयर्स, यानी वो करंट के पास कंपनी के कितने शेयर्स थे 400 शेयर्स, यानी उसने 400 शेयर्स कंपनी के परचेस किए थे। होल्डिंग 400 शेयर्स फेल्ड टू पे फाइनल कॉल, उसने फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, यानी फाइनल कॉल इस स्टेज पे एक डिफॉल्टर मिल गया। यानी आपको एप्लीकेशन तो सारे शेयर होल्डर से मिलेगा, अलॉटमेंट सारे शेयर होल्डर ने दे दिया, फर्स्ट कॉल सारे शेयर होल्डर ने दिया, डिफॉल्ट आपको कहां दिया है, सेकंड कॉल फाइनल कॉल इस स्टेज पे। फाइनल कॉल पे मुझे ये डिफॉल्टर जो पैसा नहीं दे रहा है उसको भी रिपोर्ट करना पड़ेगा। हम पढ़ चुके हैं कैसे, बट आज वापस हम इसको रिवाइज करेंगे। आगे बढ़ते हैं। His shares were forfeited, कि उसके शेयर्स क्या कर दिए कंपनी ने, फॉरफिट कर दिए, फॉरफिट कर दिए यानी कैंसिल कर दिए। आज हम पढ़ेंगे कि कैंसिलेशन कैसे होता है। सब रेडी है, सभी रूलिंग कंप्लीट करते हैं, लिखते हैं जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ महेंद्र कंपनी लिमिटेड। लिखेंगे सभी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ महेंद्र कंपनी लिमिटेड। Date, particulars, ledger folio, debit amount and credit amount. Date, particulars, ledger folio, debit amount, credit amount सभी हेडिंग लिखेंगे ना जर्नल में। अब हम स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहली स्टेज है हमारी एप्लीकेशन। एक क्वेश्चन मेरे साथ ही चलते जाना हमेशा। एप्लीकेशन इस स्टेज पे हम कभी भी रिसीवेबल शो नहीं करते, क्यों, सबको रीजन मालूम है। तो एप्लीकेशन मनी हम शो करेंगे डायरेक्टली रिसीव्ड। ठीक, किस फॉर्म में कंपनी को पैसा मिलेगा, बैंक के थ्रू कंपनी को पैसा मिलता है, चेक, ड्राफ्ट, ऑनलाइन, तो हमें बैंक के थ्रू एंट्री पास करनी है। फर्स्ट स्टेज रहेगी एप्लीकेशन मनी रिसीव, तो हम एंट्री पास करेंगे। बैंक बैलेंस बढ़ेगा कंपनी का, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट। फर्स्ट स्टेज एप्लीकेशन का पैसा है, ये जर्नल में हमें शो करना पड़ता है, इसलिए हम एंट्री पास करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी दिया हुआ है, इसलिए इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट लिखते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट। कैलकुलेशन हमें शो करने पड़ेंगे क्योंकि मुझे चाहिए अमाउंट। पर शेयर एप्लीकेशन मनी इज ₹25, यानी हमें 25 रुपीज से पर शेयर से मल्टीप्लाई करना है, तो मुझे चाहिए नंबर ऑफ शेयर्स, कितने एप्लीकेशंस कंपनी को रिसीव हुए। कंपनी ने डिमांड 50 के लिए किया, बट एप्लीकेशंस कितने मिले 48, तो एप्लीकेशन मनी भी कितने शेयर्स पे मिला 48,000 शेयर्स पे, तो 48,000 इनटू पर शेयर एप्लीकेशन मनी इज 25 रुपीज, तो 48,000 इनटू 25 हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो हम कैलकुलेट करते हैं 48,000 इनटू 25,
करके देखना पड़ेगा कि कितना अमाउंट एप्लीकेशन इस स्टेज पे कंपनी को रिसीव हो रहा है। It's 12 lakhs. तो 12 lakhs रुपीस एप्लीकेशन इस स्टेज पे कंपनी को रिसीव होगा। तो एप्लीकेशन मनी रिसीव होगा ऑन 48,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 25 पर शेयर के हिसाब से 12 lakhs रुपीस बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, being application money received. Now second entry, application is stage पे सेकेंड एंट्री, हम हर एक स्टेज पे दो दो एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं। एप्लीकेशन इस स्टेज की फर्स्ट एंट्री रिकॉर्ड हो गई। अब मिला हुआ एप्लीकेशन मनी शेयर होल्डर का है तो इसको शेयर होल्डर अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। शेयर होल्डर अकाउंट यानी ही होता है शेयर कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में हमें ट्रांसफर करना है, वो ट्रांसफर की एंट्री हम पास करते हैं। एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर करना है तो एप्लीकेशन एंट्री प्रीवियस एंट्री में क्रेडिट हुआ था तो एप्लीकेशन अकाउंट हम नेक्स्ट एंट्री में करेंगे डेबिट। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 12 lakhs। मिला हुआ एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। कैपिटल को हमेशा क्रेडिट किया जाएगा। एप्लीकेशन का पैसा शेयर होल्डर का है तो इसे शेयर होल्डर अकाउंट में मुझे ट्रांसफर करना पड़ेगा, यानी जब मुझे पैसा वापस करना पड़ेगा इस शेयर होल्डर को तो अमाउंट इज पेएबल। तो इसीलिए क्रेडिट टू होम मनी इज पेएबल बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल। नाउ नेक्स्ट स्टेज सबको आता है। नेक्स्ट स्टेज इज अलॉटमेंट। बट अलॉटमेंट ऑनवर्ड्स हम क्या दिखाएंगे, कंपनी क्या दिखाएंगी, पहले अलॉटमेंट मनी इज रिसीवेबल एंड देन रिसीव। अब कंपनी पहले अलॉटमेंट इस स्टेज के पहले शेयर होल्डर को बताएगी कि आपका अलॉटमेंट का पैसा ड्यू है और फिर कंपनी को अलॉटमेंट का पैसा रिसीव होगा। इसलिए पहले शो किया जाएगा रिसीवेबल एंड देन रिसीव। क्या एंट्री पास होती है, अलॉटमेंट मनी रिसीवेबल, तो एंट्री पास होगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। मिलने वाला अलॉटमेंट का अमाउंट शेयर होल्डर का है तो उसे शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, ये हम बहुत डिटेल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक, फिर अलॉटमेंट मनी कितने नंबर ऑफ शेयर्स पे मिलेगा तो वो कैलकुलेशन मुझे शो करना पड़ेगा। अलॉटमेंट मनी मिलेगा ऑन 48,000 शेयर्स, क्योंकि कम एप्लीकेशंस मिले हैं तो हमने सबको शेयर्स अलॉट कर दिए। 48,000 पे रिसीव होगा 30 रुपीज पर शेयर, 30 रुपीज पर शेयर। तो कैलकुलेट करते हैं 48,000 इंटू 30, तो कैलकुलेट कर लेते हैं 14,40,000 अलॉटमेंट मनी रिसीवेबल बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू एंड देन हम रिकॉर्ड करेंगे अलॉटमेंट मनी रिसीव। इज देयर एनी डिफॉल्टर ऑन अलॉटमेंट स्टेज? क्या कोई डिफॉल्टर है क्या कि अलॉटमेंट का पैसा मिल गया? डिफॉल्टर कौन से स्टेज पे है? फाइनल कॉल, यानी अलॉटमेंट का अमाउंट फुल्ली रिसीव हुआ। तो जितना रिसीवेबल था वो फुल अमाउंट कंपनी को रिसीव हो गई है थ्रू चेक, इसलिए हम एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक में पैसा चला जाएगा, बट ये जो अमाउंट बैंक पे डिपॉजिट हो रही है वो कौन से स्टेज की रिसीव हो रही है? अलॉटमेंट की। तो एंट्री में हम क्रेडिट करेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट 14,40,000 बीइंग अलॉटमेंट मनी
being allotment money received. Then first call, आप आगे बढ़ सकते हैं, सिर्फ फर्स्ट कॉल करना, सेकेंड कॉल मेरे साथ ही करेंगे क्योंकि इससे रिलेटेड हमें आगे और भी एंट्री करनी है। फर्स्ट कॉल मनी हम शो करेंगे पहले ड्यू, दैट इज रिसीवेबल, और उसके बाद ही कंपनी को वो अमाउंट रिसीव होगा। पहले डिमांड करेंगे कि आपको फर्स्ट कॉल का पैसा देना है, फिर शेयर होल्डर आपको फर्स्ट कॉल का पैसा पे करेंगे। तो पहले हम दिखाएंगे कि अलॉटमेंट मनी इज रिसीवेबल एंड देन हम शो करेंगे अलॉटमेंट मनी रिसीव। तो फर्स्ट कॉल का पहले हम शो करेंगे फर्स्ट कॉल मनी रिसीवेबल एंड देन फर्स्ट कॉल मनी रिसीव। तो करते हैं फर्स्ट कॉल मनी रिसीवेबल, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। अब हमें वापस यहाँ करने पड़ेंगे कैलकुलेशंस। फर्स्ट कॉल मनी पर शेयर इज 25 रुपीज। कितने नंबर ऑफ शेयर्स पे फर्स्ट कॉल मनी रिसीव होगा? 48,000, क्योंकि अंडर सब्सक्रिप्शन था तो जितना हमें एप्लीकेशंस मिले हैं उस पे ही हमें एप्लीकेशन मनी मिला, उसको ही हमने अलॉट किया, उस पे ही फर्स्ट कॉल लिया जाएगा, उस पे ही सेकेंड कॉल लिया जाएगा। तो हमें रिकवर करना है ऑन 48,000 शेयर्स पे 25 रुपीज। अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो वो आएगा 12 lakhs। बिंग फर्स्ट कॉल मनी बिंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, और आप लिख सकते हैं रिसीवेबल। देन फर्स्ट कॉल मनी रिसीवेबल के बाद नेक्स्ट एंट्री होगी फर्स्ट कॉल मनी रिसीव। तो करते हैं एंट्री पास, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट क्रेडिट। कोई डिफॉल्टर नहीं है फर्स्ट कॉल पे, यानी जितना अमाउंट रिसीवेबल था कंपनी ने फुल अमाउंट रिसीव कर लिया है। बीइंग फर्स्ट कॉल रिसीव्ड। अब अच्छे से समझना है अगेन, सेकेंड कॉल जब डिफॉल्टर होता है तो कैसे एंट्री पास होती है, ध्यान सबका। सेकेंड कॉल इस स्टेज पे हमें सबसे पहले तो कंपनी सबको पहले रिमाइंडर भेजेगी कि सेकेंड कॉल का पैसा आपको अभी ड्यू है, आपको अभी सेकेंड कॉल का पैसा देना है। तो कंपनी पहले शो करेगी सेकेंड कॉल मनी रिसीवेबल एंड देन सेकेंड कॉल मनी रिसीव। तो वो उसने सारे शेयर होल्डर्स को लेटर भेज दिए कि आपको सेकेंड कॉल का 20 रुपीज पर शेयर आपको सेकेंड कॉल पे अमाउंट पे करनी है। तो कंपनी पहले ये शो करेगी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कि सेकेंड कॉल मनी इज रिसीवेबल। तो कंपनी शो करेगी सेकेंड कॉल मनी रिसीवेबल की एंट्री। तो रिसीवेबल की एंट्री पास होती है इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट एज सेकेंड कॉल मनी इज रिसीवेबल, इसलिए सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट। मिलने वाला पैसा शेयर होल्डर का है तो उसको शेयर कैपिटल में मुझे ट्रांसफर करना पड़ेगा, इसलिए एंट्री पास होती है इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये पैसा कैपिटल का है तो उसको कैपिटल अकाउंट में मुझे रिकॉर्ड करना पड़ेगा, जर्नल में ये बताना पड़ेगा कि कैपिटल का मिलने वाला पैसा है। तो हमने एंट्री पास की इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने शेयर्स पे सेकेंड कॉल मनी रिसीव होगा? 48,000 पे। पर शेयर सेकेंड कॉल मनी कंपनी सारे शेयर होल्डर से कितना ले रही है? 20 रुपीज, यानी 48,000 इंटू 20 अगर मैं करती हूँ तो वो आएगा 9,60,000। दैट मीन्स अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम ऑल शेयर होल्डर्स। सारे शेयर होल्डर्स से हमें सेकेंड कॉल का कितना अमाउंट रिसीवेबल है? 9,60,000। पहले कंपनी ये रिकॉर्ड करेगी कि मुझे सारे शेयर होल्डर से 9,60,000 का अमाउंट सेकेंड कॉल इस स्टेज पे रिसीवेबल है। पेइंग सेकेंड कॉल मनी
ड्यू, बीइंग सेकेंड कॉल मनी ड्यू। अब होगी एंट्री रिसीव्ड की, बट ध्यान में रखना कि इस रिसीव करते समय यहाँ एक डिफॉल्टर ने डिफॉल्ट किया है, उसने सेकेंड कॉल का पैसा नहीं दिया है। तो सबसे पहले ये सोचो, क्या हमें सारे शेयर होल्डर्स से अमाउंट रिसीव हुई कि एक डिफॉल्टर है? एक, जरूरी नहीं कि हमेशा एक ही रहेगा, एक हो सकते, दो हो सकते, तीन हो सकते, कितने भी हो सकते, बट आपको क्वेश्चन में क्या दिया है कि वन शेयर होल्डर, एक शेयर होल्डर ऐसा है होल्डिंग, जिसके पास कंपनी के कितने नंबर ऑफ शेयर्स थे, होल्डिंग 400 शेयर्स, उसके पास कंपनी के कितने नंबर ऑफ शेयर्स थे, 400, उसने 400 शेयर्स कंपनी के परचेज किए थे। तो उसको एप्लीकेशन मनी उसने दे दिया, अलॉटमेंट दे दिया, उसने ऊपर फर्स्ट कॉल दिया, बट सेकेंड कॉल का पेमेंट करना था तो उसने किया डिफॉल्ट किया, यानी उसने पेमेंट नहीं किया। तो 400 शेयर्स पे पर शेयर 20 रुपीज के हिसाब से उसने कितना पेमेंट नहीं किया होगा, ये सबसे पहले मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 400 शेयर्स पे अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो अमाउंट आती है 20 रुपीज पर शेयर, सेकेंड कॉल का है, तो 400 शेयर्स पे सेकेंड कॉल मनी उसने कितना पे नहीं किया, 8000 रुपीज देना चाहिए था, पर उसने नहीं दिया। तो कंपनी को फुल 9,60,000 रुपीज रिसीव नहीं हुए। 9,60,000 में से कंपनी को 8,000 रुपीज नहीं मिले, यानी कंपनी को 9,60,000 मिलने चाहिए थे सारे शेयर होल्डर से सेकंड कॉल का पैसा, जिसमें से 8,000 रुपीज नहीं मिले, यानी कंपनी को कितने मिले होंगे, 9,52,000। जो अमाउंट रिसीव हुई उसको भी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करो, जो अमाउंट रिसीव नहीं हुई उसको भी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करो। तो रिकॉर्ड करते हैं, जो पैसा मिला उसको भी रिकॉर्ड करना है, जो पैसा नहीं मिला उसको भी रिकॉर्ड करना है। तो कैसे रिकॉर्ड करेंगे, इसमें से सबसे पहले तो कितना अमाउंट रिसीव होगा कंपनी को, फुल 960 या 8,000 कम मिलेगा ना, क्योंकि दिया है कि 400 शेयर्स पे 20 रुपीज के हिसाब से वो शेयर होल्डर ने अमाउंट पे नहीं किया, यानी मिलना चाहिए था सेकेंड कॉल का। रिसीवेबल हमने दिखाया था 9,60,000, जिसमें से 8,000 नहीं मिला, यानी मिला 952। किस फॉर्म में मिलेगा, चेक के फॉर्म में मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट। क्या फुल 960 रिसीव होंगे कि 9,52,000? 9,52,000, तो बैंक अकाउंट डेबिट 9,52,000 कर दिया रिकॉर्ड। अब जो अमाउंट रिसीव नहीं हुई उसको भी मुझे डेबिट क्रेडिट करना पड़ेगा। क्या करेंगे, डेबिट करेंगे कि क्रेडिट करेंगे? तो ये 8,000 रुपीज वो शेयर होल्डर ने आपको आज नहीं दिए, बराबर, आज नहीं दिए। तो कंपनी आज क्या सोच रही है, आज नहीं दिए ना, देंगे फ्यूचर में। तो ये अमाउंट 8,000 डूब गए ऐसा कंपनी नहीं सोचती। पहले कंपनी अच्छा सोचती है, क्या सोचेगी कि वो शेयर होल्डर मुझे फ्यूचर में देगा, तो वो फ्यूचर में जब देगा तो मुझे उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में वैसा लिखना पड़ेगा कि अमाउंट इज रिसीवेबल फ्रॉम दैट शेयर होल्डर। तो रूल कहता है डेबिट फ्रॉम होम मनी इज रिसीवेबल। आप अच्छा सोच रहे हैं ना, उसको उससे फ्यूचर में रिसीवेबल है तो उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में वैसे रिकॉर्ड करो। क्या रिकॉर्ड करो कि उससे अमाउंट इज रिसीवेबल। रूल सेज डेबिट फ्रॉम होम मनी इज रिसीवेबल, यानी 8,000 को मुझे डेबिट करना पड़ेगा। किस रूल से कि डेबिट फ्रॉम होम मनी इज रिसीवेबल। अब मुझे इसको कुछ ना कुछ नाम देना पड़ेगा, कुछ तो भी नया अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। कैपिटल तो मैं नहीं बोल सकती क्योंकि ये कैपिटल नहीं है, ये नॉट रिसीव्ड अमाउंट है, ये जो मिला हुआ पैसा नहीं है, उसको मुझे नाम देना पड़ेगा। क्या नाम देंगे आपको मालूम है, कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर्स यानी आप ये मेंशन कर रहे हैं कि ये अमाउंट एरियर्स में है, यानी रिसीवेबल है वो शेयर होल्डर से जिसने डिफॉल्ट किया। तो डेबिट फ्रॉम मनी इज रिसीवेबल। जितना टोटल डेबिट उतना टोटल क्रेडिट, यानी डेबिट 952 एंड 8,000 यानी 960, तो क्रेडिट भी होगा 960। अब ये 960 क्या लिखेंगे, ये 960 कौन सी अमाउंट थी, सेकेंड कॉल की थी ना, जो सेकेंड
सेकेंड कॉल डेबिट हुआ, उसको मुझे नेक्स्ट एंट्री में कैंसिल करना पड़ता है, इसलिए किया क्रेडिट। इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट क्रेडिट। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और इसमें किसी को भी डाउट नहीं थे। यस, तो विन सेकेंड कॉल मनी, सेकेंड कॉल मनी रिसीव्ड। एक्सेप्ट वन शेयर होल्डर, ऐसा भी लिख सकते हैं। अब ध्यान सबका होना चाहिए। नेक्स्ट एंट्री 9 इस क्वेश्चन में हमें करनी पड़ेगी। 4 स्टेजेस थी, हर स्टेजेस पे 2 एंट्री यानी 8 एंट्रीज तो हमारी हो चुकी, बट इसके आगे और एक ट्रांजैक्शन दिया है ना, शेयर्स पर फॉरफिटेड, अंडरलाइन दिस सेंटेंस। कर लिया सबने? अब फॉरफिट किए शेयर्स यानी क्या किया, वो शेयर होल्डर के शेयर्स कैंसिल किए जिसने डिफॉल्ट किया। तो फॉरफीचर की एंट्री हमें 9th में दिखानी है। फॉरफीचर की एंट्री लिखो सभी, कोई फर्क नहीं पड़ता, हेडिंग दो, एंट्री में फॉरफीचर हेडिंग देंगे सभी। फॉरफीचर का क्या मीनिंग मैंने बताया, कैंसिलेशन। किसके शेयर्स कैंसिल कर, सारे शेयर होल्डर्स के शेयर्स कैंसिल करूं कि जिसने डिफॉल्ट किया उसके शेयर्स कैंसिल करूं? जिसने डिफॉल्ट किया उसी के शेयर्स कैंसिल होंगे। जो अच्छे शेयर होल्डर्स हैं उनके शेयर्स हम कैंसिल क्यों करें, उन्होंने तो पूरे पैसे दे दिए। जो डिफॉल्ट कर रहा है उसके शेयर्स आपको कैंसिल करने हैं। ऐसा नहीं है कि पे नहीं किया और तुरंत कैंसिल किए, ऐसा नहीं होता। पे नहीं किया तो हमने यहाँ क्या सोचा कि ये फ्यूचर में देगा, बट फ्यूचर में बार बार रिमाइंडर देने के बाद अगर वो डिफॉल्ट कर रहा है तो कंपनी ने डिसीजन ले लिया कि उसके शेयर्स कैंसिल करो। तो तुरंत नहीं, ये कभी भी किए होंगे कैंसिलेशन, बट इसको दिया है तो मुझे उसको जर्नल में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अब फॉरफीचर मीन्स कैंसिलेशन, और मैंने आपको एक्सप्लेन करते समय कहा था ये फॉरफीचर की एंट्री यानी मुझे कैंसिलेशन की एंट्री फॉर्म करनी है। मैंने क्या कहा था कि कैंसिलेशन के लिए कभी भी रूल फॉलो नहीं होता। कैंसिलेशन आपको शो करना पड़ता है अपोजिट इफेक्ट देने से। देखो समझाया कैसा, एक बार वापस। फॉरफीचर मीन्स व्हाट, कैंसिलेशन। आपको कैंसिलेशन की एंट्री करनी है। किसके शेयर्स आप कैंसिल कर रहे हैं, सारे शेयर होल्डर्स के कि डिफॉल्टर? डिफॉल्टर। तो डिफॉल्टर के कैंसिलेशन की एंट्री मुझे फॉर्म करनी पड़ेगी। उसके शेयर्स मुझे कैंसिल करना है यानी उसका अकाउंट मुझे कैंसिल करना है। और अकाउंटिंग में ये रूल होता है, मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया हुआ है कि जब भी आप कैंसिलेशन की एंट्री पास करते हो तो रूल फॉलो नहीं होता, अपोजिट इफेक्ट देने से आपका अकाउंट कैंसिल होता है। यानी पहले अगर डेबिट हुआ होगा तो क्रेडिट करने से कैंसिल होगा, पहले अगर क्रेडिट किया होगा तो डेबिट करने से कैंसिल होगा। अपोजिट इफेक्ट देने से अकाउंट कैंसिल होता है और यही आपको यहाँ अप्लाई करना है। एक ही बार में समझ में आना चाहिए ना फॉरफीचर, डाउट रहना ही नहीं चाहिए। कैसे फॉर्म करेंगे कैंसिलेशन? सबसे पहले ये दिमाग पर डालो, मुझे किसका अकाउंट कैंसिल करना है? डिफॉल्टर। कौन है ये डिफॉल्टर? डेटर है, क्रेडिटर है कि शेयर होल्डर है? शेयर होल्डर है, बराबर। वो शेयर होल्डर का अकाउंट मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट में से कैंसिल करना पड़ेगा जिसने डिफॉल्ट किया। क्या मैंने इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स अकाउंट ओपन किए कि सारे शेयर होल्डर के लिए मैंने एक ही अकाउंट ओपन किया? कौन सा? शेयर कैपिटल। शेयर होल्डर का अकाउंट कैंसिल करना यानी शेयर कैपिटल अकाउंट को कैंसिल करना, ये पहले दिमाग में फिट करो। एक मैं रिपीट कर रही हूं, ठीक? आ गया दिमाग में? एक बार वापस। हम कौन सी एंट्री कर रहे हैं? फॉरफीचर। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दिया हुआ है कि एक डिफॉल्टर है जिसने पेमेंट नहीं किया तो कंपनी ने उसके शेयर्स कैंसिल किए। तो सेकेंड कॉल इस स्टेज पे उसने डिफॉल्ट किया और सेकेंड कॉल के बाद कभी तो भी कंपनी ने उसके शेयर्स कैंसिल कर दिए। तो मुझे एंट्री वो कैंसिलेशन की करनी है, बट इस कैंसिलेशन को कंपनी टर्म देती है फॉरफीचर। तो मैंने लिखा फॉरफीचर। फॉरफीचर की एंट्री मुझे रिकॉर्ड करनी है।
फॉरफीचर की एंट्री रिकॉर्ड करनी है, यानी मुझे कैंसिलेशन की एंट्री फॉर्म करनी है। कैंसिलेशन की एंट्री के लिए कभी भी रूल फॉलो नहीं होता। अपोजिट इफेक्ट देने से आप अकाउंट्स कैंसिल करते हो। यानी कैसे? प्रीवियस में अगर आपने डेबिट किया होगा वो अकाउंट कैंसिल करने के लिए आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। प्रीवियस में अगर आपने उसको क्रेडिट किया होगा तो कैंसिलेशन कैसे होगा? डेबिट देने से। अपोजिट इफेक्ट देने से अकाउंट हमेशा कैंसिल होता है, ये सबको मालूम है। वही रूल हम फॉरफीचर की एंट्री में अप्लाई करने वाले हैं। शेयर होल्डर का अकाउंट कैंसिल करना यानी शेयर कैपिटल अकाउंट कैंसिल करना, क्योंकि शेयर होल्डर के लिए हमने कौन सा अकाउंट बनाया है? कैपिटल अकाउंट। यानी मुझे सबसे पहले तो कैपिटल अकाउंट कैंसिल करना पड़ेगा। ये डिसीजन मैंने ले लिया, मुझे कैपिटल को कैंसिल करना है। तो कैंसिलेशन कैसे होगा? रूल अप्लाई करके कि अपोजिट इफेक्ट देने से? अपोजिट इफेक्ट देने से। तो 9th एंट्री के पहले मैं देखती हूं कि कैपिटल जहां जहां भी होगा मैंने कैपिटल को हमेशा देखो क्रेडिट किया है। यहां पर भी मैंने क्रेडिट किया कैपिटल। जहां जहां मैंने कैपिटल अकाउंट डाला है उस अकाउंट को हमने हमेशा क्रेडिट किया है। प्रीवियस एंट्रीज में कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ। अब इस क्रेडिट को कैंसिल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? डेबिट देना पड़ेगा। तो मैं डेबिट देती हूं कैंसिलेशन के लिए इक्विटी शेयर कैपिटल। इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, समझ में आना ही चाहिए। हम एंट्री कौन सी कर रहे हैं? फॉरफीचर। क्यों कर रहे हैं? दिया हुआ है। क्या दिया है? जो डिफॉल्टर ने शेयर्स का पेमेंट नहीं किया, जो डिफॉल्ट किया जिसने, उसके शेयर्स कंपनी ने कैंसिल किए, तो मुझे कैंसिलेशन की एंट्री फॉर्म करनी है। कैंसिलेशन की एंट्री के लिए रूल नहीं लगता, अपोजिट इफेक्ट देने से कैंसिल होता है। तो यहां मुझे वो शेयर होल्डर का अकाउंट कैंसिल करना है जिसने डिफॉल्ट किया। शेयर होल्डर का अकाउंट यानी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो शेयर कैपिटल को कैंसिल करने के लिए मुझे डेबिट देना, क्रेडिट करना, ये सोचना पड़ेगा। तो मैंने प्रीवियस एंट्रीज में देखा जहां जहां कैपिटल था उस एंट्री में देखी तो कैपिटल हमेशा क्रेडिट हुआ है। तो क्रेडिट जो प्रीवियस एंट्री में कैपिटल हुआ है वो कैंसिल कैसे होगा? अपोजिट इफेक्ट देने से, यानी डेबिट। तो मैंने डिसीजन लिया इस एंट्री में शेयर कैपिटल अकाउंट को कैंसिल करने के लिए हम देंगे डेबिट। सबको समझा है? अब इसके सामने मुझे चाहिए अमाउंट, यानी मुझे ये अमाउंट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब मुझे पहले सोचो और मन में पहले सोचो, क्या मुझे सारे 14,000 के शेयर्स कैंसिल करने हैं कि सिर्फ डिफॉल्टर के शेयर्स कैंसिल करने? सिर्फ डिफॉल्टर के शेयर्स कैंसिल करने, राइट? तो डिफॉल्टर के पास कंपनी के कितने शेयर्स थे? 48,000 पूरे के पूरे उसने खरीदे थे। वो डिफॉल्टर के पास कितने शेयर्स थे? 400 शेयर्स। यानी मुझे वो 400 शेयर्स का कैपिटल कैंसिल करना पड़ेगा। समझा है सबको? ठीक। अब जो मैं नेक्स्ट एक्सप्लेन कर रही हूं वो भी समझ में आना चाहिए। जब हम शेयर होल्डर से पैसा लेते हैं, जब हम शेयर होल्डर से अमाउंट लेते हैं तो पार्ट में लेते हैं। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, राइट? बट जब हम उसके शेयर्स, किसी के भी शेयर्स कैंसिल करते हैं तो वो अकाउंट पार्ट में कैंसिल नहीं होता, एक साथ कैंसिल होता है। वापस एक बार, जब हम शेयर होल्डर से पैसा लेते हैं तो हमने क्या किया? शेयर होल्डर को कुछ तो भी बेनिफिट मिलना चाहिए, इसलिए हमने पूरा शेयर्स का पैसा उससे एक साथ नहीं लिया, पार्ट में लिया। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, पार्ट में मैंने कैपिटल को क्रेडिट किया था। पहले एंट्री में कैपिटल 25 से क्रेडिट हुआ, फिर कैपिटल 30 से क्रेडिट हुआ, फिर कैपिटल 25 से क्रेडिट हुआ, फिर कैपिटल 20 से क्रेडिट हुआ। बट जब हम किसी के शेयर्स कैंसिल करते हैं ना तो पार्ट में नहीं होता, पूरा एक साथ कैंसिल किया जाता है। यानी मुझे पूरे फेस वैल्यू से उसका शेयर्स कैंसिल करने पड़ेंगे। देखो समझा है क्या सब? प्रीवियस एंट्रीज में कैपिटल क्रेडिट हुआ,
फर्स्ट एंट्री में कैपिटल क्रेडिट हुआ 25 से, नेक्स्ट एंट्री में क्रेडिट हुआ 30 से, नेक्स्ट एंट्री में क्रेडिट हुआ 25 से, नेक्स्ट एंट्री में क्रेडिट हुआ 20 से, यानी टोटल क्रेडिट कितना पर शेयर किया 100, तो कैंसिल भी कितना होगा 100 पर शेयर। बट सारे शेयर्स कैंसिल नहीं करने हैं, डिफॉल्टर के शेयर्स कैंसिल करने हैं, इसीलिए मल्टीप्लाई करेंगे डिफॉल्टर के नंबर ऑफ शेयर से 400 इंटू 100। समझा है क्या? देखो शायद समझा है, एक बार वापस। फॉरफीचर में समझा है फिर भी। फॉरफीचर मींस कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स, मुझे कैंसिलेशन की एंट्री पास करनी है। वो डिफॉल्टर की शेयर्स कैंसिल करो, वो शेयर होल्डर के शेयर कैंसिल करो जिसने डिफॉल्ट किया। शेयर होल्डर का अकाउंट कैंसिल करना यानी शेयर कैपिटल अकाउंट को कैंसिल करना। तो मैंने देखा कि शेयर कैपिटल अकाउंट प्रीवियस एंट्री में क्रेडिट हुआ, तो कैंसिलेशन की एंट्री में मैंने कर दिया डेबिट। बट मुझे सारे नंबर ऑफ शेयर्स कैंसिल नहीं करने हैं, मुझे 400 शेयर्स कैंसिल करने हैं, तो मैंने नंबर ऑफ शेयर्स लिखा 400। पार्ट में पैसा लिया था, बट कैंसिलेशन एक साथ होगा 100 रुपीज, यानी कितना 40,000। समझा है क्या सब? वो डिफॉल्टर का और एक अकाउंट आपके पास है, उसे भी आपको कैंसिल करना पड़ेगा। सोचो तो कौन सा अकाउंट आपके पास है, वो डिफॉल्टर का हमने एक अकाउंट और बनाया है, उसको भी मुझे कैंसिल करना पड़ेगा। कौन सा अकाउंट बनाया है जरा मैं देखती हूँ। वो डिफॉल्टर का, यस हमने बनाया था कौन सा, कॉल्सिनेरियस। वो डिफॉल्टर का अकाउंट है। ये सोचा था कि ये फ्यूचर में मुझे पैसा देगा, क्या अब उससे फ्यूचर में पैसे मिलने की आशा है? नहीं, हम तो उसके शेयर्स कैंसिल कर रहे हैं। तो ये जो कॉल्सिनेरियस आपने बनाया था ना, इसको भी कैंसिल करना पड़ेगा। ये वो डिफॉल्टर का अकाउंट है जिसने डिफॉल्ट किया, पेमेंट नहीं किया। वो शेयर होल्डर का अकाउंट है जिसने डिफॉल्ट किया, तो ये शेयर होल्डर का अकाउंट भी कैंसिल करो। कैंसिल करने के लिए अपोजिट इफेक्ट दो, सोचना ही नहीं पड़ता। कॉल्सिनेरियस डेबिट हुआ है तो कैंसिल करने के लिए हम करेंगे क्रेडिट कॉल्स इन एरियस अकाउंट। जितना टोटल डेबिट उतना टोटल क्रेडिट से मुझे कैंसिल करना पड़ेगा। अब वो डिफॉल्टर के सारे अकाउंट्स बुक्स ऑफ अकाउंट में से कैंसिल हो चुके थे। देखो वो डिफॉल्टर शेयर होल्डर था, वो शेयर होल्डर का अकाउंट कैंसिल करना है, यानी उसका कैपिटल अकाउंट देखो कैंसिल हो चुका है। प्रीवियस एंट्री में कैपिटल क्रेडिट था, कैंसिलेशन के लिए डेबिट किया। 400 शेयर्स थे तो 400 का ही कैपिटल कैंसिल हुआ। पार्ट में कैंसिल नहीं होता, इसलिए फेस वैल्यू से कैंसिल कर दिया, डायरेक्ट कर दिया। वो डिफॉल्टर का और एक अकाउंट हमारे पास था, कौन सा अकाउंट हमारे पास था, कॉल्सिनेरियस। कॉल्सिनेरियस ये वो अकाउंट था, वो शेयर होल्डर का अकाउंट था जिससे मैंने पैसा रिकवर नहीं किया था। ये हमने सोचा था कि ये डिफॉल्टर हमें फ्यूचर में पैसा देगा, डेबिट फ्रॉम मनीज रिसीवेबल। बट ये अकाउंट भी अब मुझे कैंसिल करना पड़ेगा क्योंकि मैं उसके शेयर से कैंसिल कर रही हूँ, उससे ये भी पैसा मिलने वाला नहीं है। तो जो डेबिट हुआ उसको मैंने क्रेडिट किया। अब मुझे बताओ क्या ये हमारी कंप्लीट एंट्री है क्या? 40,000 डेबिट है, क्रेडिट 8,000 है। ये मेरी कंप्लीट एंट्री नहीं है। रूल क्या है, जितना टोटल डेबिट उतना टोटल क्रेडिट। यानी हमें 32,000 से कुछ तो भी क्रेडिट करना पड़ेगा, राइट? अब ये क्या होता है 32,000 ये वो डिफॉल्टर ने दिया हुआ कंपनी को पैसा, एप्लीकेशन का पैसा कंपनी ने उससे रिकवर कर लिया था, अलॉटमेंट का पैसा रिकवर कर लिया था, तो उसका फर्स्ट कॉल पैसा मिल गया था। और ये पैसा जो है वो कितना है 32,000। हम इसको कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं, मैं लाइव में बताऊंगी कि 32,000 आया कैसे। अभी मैंने इसको बैलेंसिंग फिगर ट्रीट किया, बट इसको भी कैलकुलेट करना पड़ता है। मैं लाइव में बताऊंगी कि ये कैसे कैलकुलेट करके आएगा। ठीक, हमने क्या किया, सिंपल चीज, पहले तो वो डिफॉल्टर का अकाउंट कैंसिल किया, वो शेयर होल्डर का अकाउंट कैंसिल किया जिसने डिफॉल्ट किया।
शेयर होल्डर का अकाउंट कैंसिल करना है यानी शेयर कैपिटल को कैंसिल करना। प्रीवियस एंट्री में कैपिटल क्रेडिट हुआ, कैंसिलेशन में मैंने डेबिट किया। वो डिफॉल्टर के पास कंपनी के 400 शेयर्स थे तो हमें 400 शेयर्स कैंसिल करने पड़ेंगे, इसलिए नंबर ऑफ शेयर्स इस एंट्री में मैंने लिया 400। पैसा लिया जाता है पार्ट पार्ट में, मत कैंसिल होगा एक साथ, इसलिए डायरेक्टली फेस वैल्यू से हमने इसको क्रेडिट किया 100 से। वो डिफॉल्टर का और एक अकाउंट हमारे पास था, कौन सा, कॉल्स इन एरियर्स, इसे भी मुझे कैंसिल करना पड़ेगा। जो डेबिट हुआ कैंसिल करने के लिए मैंने उसको क्रेडिट किया। ये एंट्री कंप्लीट नहीं थी, बैलेंस दिखा रही है 32,000। ये 32,000 भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, मैं लाइन में बताऊंगी, ठीक। ये 32,000 जो बैलेंस है इसको मुझे कुछ तो भी नाम देना पड़ेगा। तो ये क्या नाम देंगे, तो हम किस स्टेज पे है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल कि फॉरफीचर स्टेज पे है। फॉरफीचर स्टेज पे है तो ये अमाउंट ट्रांसफर करो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। क्या होता है शेयर फॉरफीचर, बता रही विद शेयर्स फॉरफीटेड। क्या होता है फॉरफीचर अकाउंट? फॉरफीचर अकाउंट में ये जो 32,000 है, ये 32,000 वो अमाउंट शो कर रही है जो डिफॉल्टर ने कंपनी को दिया हुआ पैसा। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल उसने दिया था ना, तो वो टोटल कितना दिया था 32,000। अब कंपनी क्या कर रही है, उसके शेयर्स कैंसिल कर रही है ना, तो उसका जो भी पैसा कंपनी के पास जमा है वो कंपनी उसको वापस नहीं करती। वो 32,000 कंपनी वापस नहीं करेगी, यानी कंपनी का बन गया ये इनकम। और रूल कहता है क्रेडिट ऑल इनकम्स, इसलिए वो क्रेडिट हुआ है। ये पैसा जो कंपनी के पास वो डिफॉल्टर का है, अब वो डिफॉल्टर को वापस करने की जरूरत ही नहीं है। उसके शेयर्स हमने कैंसिल कर दिए, उसको हम कहेंगे आप पैसा नहीं दे रहे ना, तो हम भी आपका पैसा वापस नहीं करेंगे। एप्लीकेशन का पैसा आपका हमारे पास है, अलॉटमेंट का पैसा आपका हमारे पास है, फर्स्ट कॉल का पैसा आपका हमारे पास है, 32,000 हम आपको वापस नहीं करेंगे, तो कंपनी का ये 32,000 कहलाया जाएगा इनकम। एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स, ये कहाँ का इनकम है, ये डिस्काउंट मिला, इंटरेस्ट मिला, गुड्स बेचे, किस चीज का इनकम है, कैंसल्ड शेयर्स का इनकम है। तो उसको वैसे मुझे नाम देना पड़ेगा। कैंसल्ड को हम क्या कहेंगे टर्म में, फॉरफीचर, तो इसको मैंने नाम दे दिया शेयर फॉरफीचर। फॉरफीचर के स्टेज पे जो इनकम होगा उस इनकम को मुझे वही नाम से क्रेडिट करना पड़ेगा, इसलिए मैंने क्रेडिट किया शेयर फॉरफीचर। इट इज अ कैपिटल इनकम ऑफ कंपनी। कैपिटल इनकम यानी ये वन टाइम, बार बार मिलने वाला ये इनकम नहीं है, ये एक ही बार उसके शेयर्स कैंसिल किए तो एक ही बार जो इनकम होगा, वन टाइम इनकम जो होगा, उसे हम कहते हैं कैपिटल इनकम। और वो कैपिटल इनकम का नाम है शेयर प्रॉफिट क्लियर करने के बाद ये इनकम हुआ, इसलिए उस इनकम को हमने नाम दिया शेयर फॉरफीचर। ठीक, एक बार गो थ्रू करो ये एंट्री। इसको भी मुझे कैलकुलेट करके भी मैं 32,000 निकाल सकती हूँ। कैसे, लाइफ में बता रही हूँ, बट यहाँ मैंने बैलेंसिंग फिगर को कैलकुलेट किया 32, बट हम इसको एक्चुअल कैलकुलेट करके भी अमाउंट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, आप बताओ तो जरा लाइफ में कि कैसे इसको 32,000 को हम वैल्यू कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डिस्कस करते हैं लाइफ में इसके ऊपर, फॉरफीचर के ऊपर, और फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आ जाओ लाइफ में विद आंसर की 32,000 हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वो आंसर लेके आ जाओ। लाइफ में मिलते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं।